तो चलिए आज हम समझते हैं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के बारे में। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग किसी पदार्थ के गुण और उसके रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ते हैं, यानी वो पदार्थ दूसरी पदार्थ से कैसे रिएक्ट करेगा, इन सभी चीजों की पढ़ाई रसायन विज्ञान कहलाती है। हालांकि रसायन विज्ञान शब्द दो शब्दों से बना हुआ है। पहला होता है इसमें रस और दूसरा होता है आयन। रस और आयन मिलकर के ही रसायन बनता है। रस में हम क्या पढ़ते हैं तो लिक्विड के बारे में पढ़ते हैं, और आयन में क्या पढ़ेंगे तो अणु और परमाणु के बीच का रिलेशन पढ़ते हैं। अगर इतनी चीजें पढ़ लेते हैं हम तो केमिस्ट्री खत्म हो जाती है। तो रसायन शब्द में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है, बस समझने की देर रहती है। रस का मतलब क्या हो जाएगा तो लिक्विड हो जाएगा, और आयन का मतलब क्या हो जाएगा तो आयन का मतलब होता है अणु और परमाणु, इनकी पढ़ाई होती है। तो यहां तक तो बात समझ में आई होगी। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि आखिर केमिस्ट्री शब्द कहां से बना। तो केमिस्ट्री शब्द मिस्र भाषा में एक शब्द चला करता था कीमिया, वहीं से बना हुआ है। हालांकि इस कीमिया का अर्थ होता है काले रंग की मिट्टी। काले रंग की मिट्टी को वहां के लोग कीमिया कहा करते थे। तो कहां से आया है कीमिया वर्ड तो मिस्र से आया हुआ है। लेकिन आज के समय में आपको मिस्र देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका नाम बदल गया है। इसका नाम अभी के समय में इजिप्ट हो गया है। तो अभी मिस्र किस नाम से देखने को मिलेगा तो अभी इजिप्ट के नाम से आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जब भारत के लोग यहां कपड़ा पहनना नहीं जानते थे, उस समय यहां के लोग केमिकल का यूज करते थे। यहां पे केमिकल का एक यूज बहुत फेमस है जिसको हम लोग मम्मी के नाम से जानते हैं। क्या होता है मम्मी? तो जैसे मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है आपके पहचान का ही, और कुछ समय के बाद उसकी डेथ हो जाए, और आप चाहते हैं कि हम उसकी डेड बॉडी को कहीं दफनाएं ना, बल्कि उसको अपने साथ रखें। तो डेड बॉडी क्या होता है कि कुछ समय के बाद में सड़ना चालू कर देती है, ऑक्सीडेशन उसमें चालू हो जाता है। उसी ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए एक केमिकल लगाया जाता है जिसे मम्मी के नाम से हम जानते हैं। यदि मम्मी किसी की डेड बॉडी पे लगा देंगे तो उसकी डेड बॉडी सड़ेगी नहीं, उसी तरह से वो रखी रहेगी आने वाले 2-4 हजार साल तक। तो यही कहलाती है मम्मी। अब इसके आधुनिक पिता किसको कहते हैं, ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो लेवोजियर एक साइंटिस्ट हुए थे। इन्होंने क्या किया था कि केमिस्ट्री को बढ़ने में बहुत ज्यादा योगदान दिया था, इसीलिए इन्हें आधुनिक रसायन विज्ञान का बाप यानी फादर कहते हैं। तो यहां तक तो ओवरव्यू हो गया, ऊपर ऊपर की जानकारी। अब हम चालू करते हैं अपना पहला चैप्टर जिसका नाम होता है पदार्थ या मैटर। तो दुनिया की कोई भी चीज पदार्थ कहलाएगी अगर उसमें दो क्वालिटीज देखने के लिए मिल जाए। सबसे पहला क्या देखने को मिले तो वो कुछ ना कुछ जगह घेर ले, और दूसरी क्वालिटी क्या देखने को मिल जाए तो उसमें कुछ ना कुछ भार हो जाए। अगर किसी चीज में ये दो चीज की क्वालिटीज देखने को मिल गई तो वो पदार्थ कहलाएगी। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं हमारा ये मार्कर, इस मार्कर ने कुछ ना कुछ जगह घेरी है, तभी तो ये हमारे हाथ में है। नहीं तो हमारा हाथ अगर खाली रहता तो हम इस मार्कर की जगह कुछ और उठा सकते थे। आप जिस कॉपी में नोट्स अपनी बना रहे होंगे वो भी एक तरह से पदार्थ ही होगा। क्यों? क्योंकि कुछ जगह घेरा होगा और कुछ उसमें वजन होगा। जिस मोबाइल से आप वीडियो देख रहे होंगे वो भी पदार्थ है। और इवन आप बात समझिए तो अगर रसायन विज्ञान के हिसाब से आप हमें भी समझेंगे तो हम भी एक तरह से पदार्थ ही हैं। क्यों? क्योंकि हम भी कुछ ना कुछ जगह घेरते हैं और हम में भी कुछ ना कुछ भार होता है। या इवन सबसे ज्यादा बचपन में लड़ाई तो जगह घेरने के लिए ही होती थी। जब हम लोग स्कूल जाया करते थे तो बेंच में बैठने के लिए सबसे ज्यादा मारामारी बच्चे कर दिया करते थे। तो हम लोग भी एक तरह से क्या है तो पदार्थ ही हैं। तो ये जितने भी एग्जाम्पल है ये आपको समझ में आ गया होगा। और भी एग्जाम्पल आप अपने से सोचते रहिएगा, सब के सब पदार्थ हो जाएंगे सिर्फ एक चीज को छोड़ करके। वो क्या है तो वो लाइट हो जाता है। लाइट जगह तो घेरती है लेकिन उसमें क्या है कि भार नहीं होता है, इसीलिए एक एक्सेप्शन हो जाता है लाइट। लाइट के अलावा दुनिया का सारा चीज पदार्थ रहेगा। अब इस पदार्थ की अवस्थाएं कुछ हमको देखने के लिए मिलती है। शुरुआत में पदार्थ की 3 अवस्था देखने को हम लोगों को मिली थी, जिसमें सबसे पहली अवस्था होती है ठोस,
दूसरी होती है द्रव और तीसरी होती है गैस। तो अब इन्हीं तीनों को समझते हैं आराम से। तो सबसे पहली अवस्था ठोस के बारे में समझते हैं। तो ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। अब इसका आकार आखिर निश्चित क्यों होता है? तो इसका एक कारण होता है, इसके अंदर का जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होता है ये बहुत तेजी से इसके अंदर के अणुओं को खींच करके रखता है। आपको नहीं समझ में आया हो तो जैसे आप नॉर्मल समझिए, तो आप लड्डू देखे होंगे। तो लड्डू क्या होता है? लड्डू कड़े से अपने आप को बांधे रहता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसके अंदर का इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स यानी अंदर से खींचने वाली क्षमता इसमें ज्यादा होती है। अगर यही क्षमता कम हो जाएगी तो यह लड्डू बिखर जाएगा। तो यह चीज तो आपको इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स समझ में आ गया होगा। दूसरा होता है द्रव। तो द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। अब आपको यह बात समझ में नहीं आई होगी। तो जैसे आप समझिए कि आप 5 लीटर दूध उठा करके और किसी बाल्टी में डाल दीजिए तो उसका आकार उस समय बाल्टी की तरह हो जाएगा। लेकिन अगर वही 5 लीटर दूध आप बाल्टी से उठा के किसी टब में डाल देंगे तो अब उसका आकार तो परिवर्तित हो गया, लेकिन क्या उसका आयतन भी परिवर्तित हुआ? नहीं। 5 लीटर पहले भी था और बाद में भी कितना रह जाएगा? 5 ही लीटर हो जाएगा। तो इसका क्या है? द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है, यह नहीं बदलता है। तीसरा होता है गैस। तो गैस में दोनों ही चीजें, आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होता है। इसीलिए आप ऑक्सीजन देखे होंगे तो ऑक्सीजन का आप कोई आकार निश्चित देखे ही नहीं होंगे और इसका आयतन भी नहीं देखे होंगे। आयतन भी इसका फिक्स नहीं होता है, ये फैल जाता है, गैसेस फैल जाती है। इसीलिए गैस को क्या किया जाता है? कंप्रेस करके रखा जाता है। कंप्रेस करने का मतलब होता है उसको दबा करके रखेंगे। जैसे नॉर्मल समझिए तो आपके घर में यदि कोई लड़का बहुत ज्यादा शैतानी करने वाला रहा हो तो उसको भी कभी कभी इंसान कंप्रेस करके रखता है, दबा करके। या कभी कभी किसी लड़की को भी कंप्रेस करना पड़ जाता है। जैसे कभी कभी आप देखे होंगे कि लड़की किसी के चक्कर में फंस जाएगी और फिर क्या होगा? तो उसके माँ बाप उसे कंप्रेस करके किसी रूम में ले जाकर के और कंप्रेस कर देंगे, मतलब उसे बांध करके रख देंगे जिससे वो भाग ना जाए, मतलब उनकी इज्जत पे बट्टा ना लगा दे। हालांकि लड़की को भी सोचना चाहिए कि जिस माँ बाप ने उसे बचपन से पाला है उसे छोड़ करके वो किसी के साथ में जा रही है तो सबसे बड़ी धोखेबाज तो वही हो गई। ऐसे लोगों को भगवान नर्क दिखाए जिंदा, तभी ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ठोस, द्रव और गैस तो देखने के लिए मिल गया। इसमें एक बहुत फेमस एग्जांपल देखने को मिलता है पानी। पानी इन तीनों ही अवस्था में देखने के लिए मिलता है। जैसे पानी आप देखे होंगे तो अभी गर्मी का समय है तो आप पानी को यदि फ्रिज में डाल देंगे तो आप देखते हैं वो ठंडा हो जाता है। लेकिन अगर उसे और ज्यादा ठंडा कर दें, मतलब फ्रीजर में डाल देंगे, तो आप देखते हैं वो बर्फ की अवस्था में चला जाता है। और बर्फ क्या होता है? तो बर्फ ठोस का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये कहां चला जाएगा? तो बर्फ आपका ठोस में आ जाएगा। अब इसी बर्फ को थोड़ा सा हम हीट दे देते हैं यानी गर्म कर देते हैं तो वो कहां चला जाएगा? तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, बहना चालू कर देगा। और अगर पानी को हम 100 डिग्री पे ले जाकर के और उबाल देते हैं तो वो गैस की तरह उड़ना चालू कर देगा। तो पानी तीनों ही अवस्था में देखने के लिए हमको मिल गया। जब कोई भी चीज तीनों अवस्था में देखने के लिए मिलता है तो ऐसे पॉइंट यानी बिंदु को हम लोग त्रिक बिंदु कहते हैं। तो त्रिक बिंदु क्या हो जाएगा? तो त्रिक बिंदु वैसा बिंदु होता है जिसपे कोई भी पदार्थ हमको तीनों अवस्थाओं में देखने के लिए मिल जाएगा, उसे ही हम कहते हैं त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु का सबसे फेमस एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो पानी हो जाता है त्रिक बिंदु का सबसे फेमस एग्जांपल। अब आपसे आगे क्वेश्चन पूछता है इन्हीं तीनों अवस्थाओं की तुलना से रिलेटेड, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है घनत्व। तो बात आती है कि आखिर घनत्व सबसे ज्यादा हमको किस में देखने के लिए मिलेगा? तो घनत्व सबसे ज्यादा ठोस में होता है, फिर उससे कम द्रव में होता है और फिर सबसे कम गैस में हमको देखने के लिए मिलता है। आपको समझ में नहीं आया होगा तो एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे यहां पे हमारे पास में पड़ा हुआ है हमारा ये डस्टर, ये बताइए इसमें घनत्व तो अच्छा खासा है कि नहीं? तो घनत्व तो इसमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी स्पेस हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। फिर इसमें तो क्या देख लिया? डस्टर। अब द्रव में देखते हैं तो द्रव में हम सीधे पानी को समझ जाते हैं। तो पानी बहुत ज्यादा घना नहीं रहता है, उसमें कुछ ना कुछ जगह बची रहती है। इसीलिए
इसीलिए आप देखे होंगे कि बचपन में आप नहाने के लिए नदी या तालाब में गए होंगे, अगर पानी ठोस की तरह हो जाता तो हम उसमें यदि कूदते तो पता चला सिर फोड़ के चले आते। तो उसमें कुछ ना कुछ क्या है, तो कुछ ना कुछ जगह हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा पानी घना नहीं होता है। अच्छा भी है पानी घना नहीं है, नहीं तो पता चला बहुत घना रहता तो हमारे हल्लक से नीचे नहीं उतरता, यहीं पे जाकर के अटक जाता। तो अब ये चीज आपको समझ में आई होगी। और तीसरा क्या होता है, तो तीसरा होता है गैस। गैस में तो सबसे ज्यादा जगह रहती है, जैसे इस पूरे वायुमंडल पे क्या फैला हुआ है, तो गैस ही फैला हुआ है, और इसी वायुमंडल में तो हम रह रहे हैं। अब पता चला कि गैस में ये घनत्व तो हमको सबसे ज्यादा देखने के लिए मिल जाता, तो हम यहां पे खड़े हैं तो इसी तरह खड़े रह जाते, यहां से मूव भी नहीं कर पाते। तो भगवान ने सब चीजें सोच समझ के की हुई है। अब आप इस चीज को नहीं सोच रहे हैं तो ये गलती आपकी है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, यहां से और आगे सोचने पे आपको हम ले चलते हैं, जिससे आपकी सोचने समझने की क्षमता आगे बढ़ सके। बात यह आती है कि आखिर इसका घनत्व सबसे ज्यादा ही क्यों हुआ। तो इसका घनत्व ज्यादा होने का कारण है इसके अंदर का अंतराणुक आकर्षण बल। क्या होता है अंतराणुक आकर्षण बल, तो एक तरह से खिंचाव की तरह काम करता है। ये बल खींच के रखने का काम करता है, मतलब जैसे ये हमारा हाथ है और ये दूसरा हाथ है, तो ये इसको खींच के रखेगा कि तुम छोड़ के दूसरी तरफ नहीं भागना। ठीक यही चीज कहलाती है अंतराणुक बल। तो सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलता है, तो ठोस में। जैसे आप देखे होंगे ठोस का एग्जाम्पल वही हमारा डस्टर, तो उसके अंदर जितने भी छोटे छोटे परमाणु होंगे वो एक दूसरे को खींच करके रखे हुए हैं, नहीं तो ये अपने स्थान परिवर्तित कर देते। यही कहलाता है अंतराणुक बल। और भी आप अंतराणुक बल देखे होंगे, जैसे आपको हम पहले भी बता चुके हैं लड्डू के बारे में। तो लड्डू आप देखे होंगे तो उसमें हम शक्कर डाल देते हैं और नहीं तो गुड़ डालते हैं। यही गुड़ तो अंतराणुक आकर्षण बल का कारण बनता है। अगर यही नहीं डालेंगे तो क्या एक दूसरे से लड्डू के जो छोटे छोटे बूंदिया होते हैं वो आपस में चिपक पाते? नहीं चिपक पाते। तो ठीक इसीलिए हम चाशनी बना करके और शक्कर डालते हैं, जिससे अंतराणुक आकर्षण बल बढ़ सके। तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो ठोस में होगा। उससे कम किसमें होगा, तो द्रव में होगा। और सबसे कम किसमें होगा, तो सबसे कम गैस में होता है। देखिए समझिए, द्रव हर हालत में वो बीच में ही आएगा, सिर्फ स्थान किसका बदलेगा, तो ठोस और गैस का स्थान बदलेगा। अब इसी से रिलेट करता हुआ तीसरा पॉइंट होता है अंतराणुक आकर्षण स्थान। तो एक बात बताइए, जिसमें अंतराणुक बल ज्यादा होगा तो उसके बीच का स्थान कम हो जाएगा। जैसे हमारा ये डस्टर था तो इसमें बल ज्यादा लग रहा था, तो क्या इसके अंदर जगह बच रही थी, तो नहीं बच रही थी। सेम वही चीज इसमें देखने को मिलती है। तो गैस में आप बताइए कि गैस में तो आकर्षण बल हमको कम देखने के लिए मिला, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर स्थान ज्यादा हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो गैस में स्थान ज्यादा मिलता है, इसीलिए तो गैसेस के बीच में हम रह जाते हैं। फिर दूसरे नंबर पे क्या आएगा, तो ये तो पता ही होगा कि दूसरे नंबर पे लिक्विड रहेगा, ये लिक्विड लिखा हुआ है। और तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, तो तीसरे नंबर पे ठोस हो जाएगा, मतलब ठोस के अंदर कोई स्थान नहीं होता है, इसीलिए तो डस्टर के अंदर हम समाहित नहीं हो सकते हैं, नहीं तो डस्टर के अंदर नहीं समाहित हो जाते। तो ये तीन चीजें हो गई। अब चौथा आप देखेंगे कि चौथा क्या है, तो चौथा है प्रसार। प्रसार क्या होता है, तो किसी भी एक डायरेक्शन में फैलना ही प्रसार कहलाता है। जैसे आप भी बारात या पार्टी में गए होंगे तो डीओ यूज किए होंगे, तो जब डीओ आदमी मारता है तो एक ही तरफ जाता है, तो यही कहलाता है प्रसार। अब कॉमन सेंस वाली बात है कि प्रसार किसमें ज्यादा होगा, तो प्रसार सबसे ज्यादा गैस में ही हमको देखने के लिए मिलेगा। तो गैस में प्रसार क्या रहेगा, तो सबसे ज्यादा रहेगा। फिर उससे कम किसमें, तो द्रव में। और फिर सबसे कम किसमें होता है, तो ठोस में होता है। प्रसार अच्छे से समझिएगा, प्रसार के बारे में बहुत से लोगों को प्रसार के बारे में ही नहीं पता है। ये चीजें इंडियन पुलिस को और आर्मी के लोगों को बहुत अच्छे तरह से पता रहता है कि प्रसार सबसे ज्यादा हमको गैस में देखने को मिलेगा। इसीलिए जब कभी भी दंगा होता है तो वहां पे वो लोग आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, जिससे गैस निकलती है। और जितने पाकिस्तानी होते हैं, मूर्ख, पढ़ेंगे लिखेंगे तो है नहीं, उनका काम सिर्फ यही रहता है कि हम भारत को कैसे अलग कर दें और जन्नत कैसे नसीब करेंगे यहां पे आक्रमण करा करके। तो वो क्या करते हैं कि वहां पे भी सेम इसी तरह कंडीशन
बनती है। हालांकि पाकिस्तान का एक इलाका है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के लोग चाहते हैं कि हमारा बलूचिस्तान अलग हो जाए पाकिस्तान से। तो वहां के लोग जब लड़ाई करते हैं, तो जब वहां की आर्मी वहां पे अटैक करती है, तो वहां आंसू गैस के गोले नहीं चलाती है, वो सीधे बंदूक से अटैक करती है। मतलब ठोस किससे अटैक करा रही है, तो वो ठोस का जवाब वो ठोस से ही दे रही है। गधे हैं सब, पढ़ेंगे लिखेंगे है नहीं, क्लास तो किए रहते नहीं है, जा करके और सीधे मुठभेड़ कर देंगे। उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब रहता है बच्चे पैदा करने से, और नहीं तो भारत से अलग करना है किसको, जम्मू कश्मीर को, और आजादी दिलवानी है जम्मू कश्मीर को, इतना उनका काम रहता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रसार क्या होता है। प्रसार से ही मिलता जुलता एक और चीज होता है विसरण। विसरण क्या होता है, तो विसरण चारों दिशाओं में फैलने को ही विसरण कहते हैं। जैसे आप स्टार्टिंग में डीओ तो मार देते हैं, लेकिन फिर डीओ क्या करता है, विसरण चालू करता है, वो सभी दिशाओं में फैलता है। तो यही क्या कहलाएगा, तो यही विसरण कहलाता है। और आप विसरण देखे होंगे बचपन में, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, तो हमारा एक दोस्त हुआ करता था, वो मूली खा करके और आगे बैठ जाया करता था, और कभी कभी क्या करता था कि गैस छोड़ दिया करता था, जिससे हमारे टीचर वहां पे बेहोशी की हालत में आ जाते थे, और कुछ समय के बाद में पूरी क्लास भी बेहोशी की हालात में आ जाते थे। ऐसा क्यों हो जाता था, तो ऐसा विसरण के कारण ही होता था। तो गैस में विसरण हमको सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। विसरण क्या हो गया, तो चारों दिशाओं में फैलना, और प्रसार क्या हो गया, तो एक दिशा में फैलना। तो फैलेगी तो गैस ही सबसे ज्यादा, और सबसे कम क्या फैलेगा, तो ठोस फैलेगा। अब उसके बाद आती है कि गतिज ऊर्जा किसमें सबसे ज्यादा होगा। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, जिसमें फैलने की क्षमता ज्यादा है उसमें ऊर्जा भी ज्यादा है। तो गैस तेजी से फैलता है तो गैस तेजी से भागेगा भी, तो गैस में गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, फिर द्रव में रहेगा, और फिर सबसे कम किसमें रहता है, तो ठोस में। इसीलिए आप देखे होंगे कि जो आपके गांव का जो पत्थर पड़ा होगा, या कहीं पे रास्ते में पत्थर होगा, वो वहीं पड़ा रह जाता है, और जबकि उससे हल्की चीज कुछ भी रहेगी वो इधर उधर भाग जाती है। और लिक्विड भी आप एक जगह नहीं देखे होंगे, लिक्विड भागता रहता है, और गैस तो भागती ही रहती है। जैसे इस क्लासरूम में जहां से हम पढ़ा रहे हैं, इस क्लासरूम में भी ऑक्सीजन है, और यही ऑक्सीजन निकल करके बाहर भी तो जा सकती है, क्या जरूरी है कि यहीं पे रहेगी, तो नहीं। तो यही हो जाता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा गैस में देखने को मिलती है, और सबसे कम किसमें होती है, तो ठोस में। अब उसमें और आगे बढ़ते हैं, तीन अवस्थाओं के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब चौथी और पांचवी अवस्था बाद में खोजी गई। हालांकि चौथी और पांचवी अवस्था जो खोजी गई है वो उन्हीं तीनों से ही खोजी गई है। क्या होती है चौथी अवस्था, तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। प्लाज्मा क्या होता है इसको समझिएगा। तो जब कभी भी हम किसी भी ठोस पदार्थ को बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं, तो वो ठोस पदार्थ तरल की तरह बहना चालू कर देता है। जैसे आप उदाहरण के लिए लोहा देखे होंगे, तो लोहा को यदि हम 1600 से 1700 डिग्री सेल्सियस पे ले जाकर के गर्म कर देते हैं, तो वो पानी की तरह बहना चालू कर देता है, लेकिन वो पूरी तरह से पानी नहीं रहता है, वो उन दोनों के बीच की स्टेज कहलाता है। तो यही क्या होता है, तो यही प्लाज्मा अवस्था होती है। तो दुनिया की कोई भी चीज प्लाज्मा अवस्था में तभी जाएगी जब उसको हीट हम बहुत तेजी से देंगे। ये कंसेप्ट आप बना के रखिएगा। कुछ क्वेश्चन पूछता है, जैसे सूर्य से पूछता है कि हमारा सूर्य किस अवस्था में है, तो हमारा सूर्य भी प्लाज्मा अवस्था में ही है, इसीलिए तो हीट उसमें सबसे ज्यादा है। नहीं तो प्लाज्मा में नहीं रहता तो क्या उसमें हीट रहता, नहीं रहता। फिर धरती से निकलने वाला लावा भी किस अवस्था में रहता है, तो प्लाज्मा। अभी भी आपको प्लाज्मा समझ में नहीं आया होगा, तो प्लाज्मा आप डेली लाइफ के हिसाब से समझिए। तो गोंद आपने देखा होगा, तो गोंद भी एक तरह से क्या है, तो प्लाज्मा ही है। गोंद हमारा क्या हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा। और क्या है, तो दही को अगर आप शक्कर के साथ ले जाकर के मिक्स कर देंगे तो वो भी प्लाज्मा अवस्था में ही है। वो ठोस और लिक्विड के बीच की अवस्था कहलाती है। ना वो पूरी तरह से ठोस होता है और ना ही पूरी तरह से लिक्विड होता है, बल्कि इनके बीच की अवस्था होती है। तो ये हो गई पदार्थ की चौथी अवस्था। और पांचवी अवस्था होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। हालांकि इस अवस्था के बारे में अभी कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। जिस दिन इस पे पूरे रिसर्च कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारियां बता देंगे। तो हमने पदार्थ की पांचों अवस्था के बारे में देख लिया, जिसमें सबसे पहला क्या था, तो सबसे पहला था ठोस, फिर द्रव, फिर गैस,
फिर प्लाज्मा, और पांचवी अवस्था हमने क्या देखा, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यहां तक आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिएगा और इसके बाद किसी नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। हालांकि केमिस्ट्री की ये सीरीज जो हमने चालू की है ये आगे भी कंटिन्यू आपको मिलती ही रहेगी, और इसके साथ में हो सकेगा तो मैथ की भी आपको सीरीज प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिससे आप रिजल्ट ले करके और अपने मां बाप के सपनों को पूरा कर सकें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वंदे मातरम।